हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएलपी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद एसएलपी जो है हम लोगों का ज़्यादा चांस संभावना है कि वहाँ पर जाकर के डिसमिस हो जाएगा। क्यों डिसमिस होगा उसका भी मैंने वीडियो बनाया, मैंने उसके कारण भी दिए, फैक्ट्स भी दिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो तर्क संगत बात मैंने नहीं किया हो, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के अंदर क्वेरी ये चीज़ की हो रही थी कि जो भी हमारा केस जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है उसमें जो एडमिशन हियरिंग होगा, क्या उसमें हम लोगों के जो पक्ष होगा यानी कि 1767 का जो पक्ष होगा, क्या इसको रखने दिया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पक्ष को सुना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो बात निकल करके आती है। वो दोनों बात बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी काम है ना, वो काम चलता है रूल 2013 के हिसाब से। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है द गज़ेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, इसमें आप देख सकते हैं Supreme Court of India notifications. The following is published for general information. In exercise of the power conferred by this rule of order this of Supreme Court Rule 2013, the Honorable Chief Justice of India has been pleased to appoint the 19th day of August 2014 as the date from which the Supreme Court Rules 2013 shall comes into force. तो एसएलपी के बारे में जो जानकारी है वो अच्छी जानकारी सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के अंदर मिलता है कि किस किस केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वैसे तो लॉ जो है एक बहुत बड़ा एक वाइड सब्जेक्ट है, उसको आप एक वीडियो से या एक किसी पीडीएफ से समझ नहीं सकते हो। लॉ की पढ़ाई बड़ी लंबी चौड़ी चलती है, अच्छा एडवोकेट अच्छे जज बनने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ को सॉर्ट आउट करके हम लोग एक बेसिक चीज़ समझ सकते हैं। आज उसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी ये क्वेरी थी कि एडमिशन हियरिंग के टाइम पे, ठीक है ना, कि उस समय क्या हम लोगों को बुलाया जाएगा या एसएलपी को बिना हमसे पूछे ही दे दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो चलिए आइए इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस बात को। तो मैं आप सभी लोगों को ले चलूँगा पेज नंबर 30 पे। कौन से पेज पे? 30 पे। पेज नंबर 30 पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने अपने सबसे पहला एसएलपी वाला जो पहला वीडियो था उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि एसएलपी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल और एक क्रिमिनल वाला, क्राइम वाला, सॉरी क्राइम वाला, माफ़ करिएगा, क्राइम वाला। तो स्पेशल लीव पिटीशन सिविल, इसके लिए अलग रूल्स बने हुए हैं और स्पेशल लीव पिटीशंस क्राइम वाले के लिए अलग रूल बना हुआ है। तो चूँकि हम लोगों का क्या है, क्राइम सिविल वाला है, तो हम लोग सिविल वाले रूल में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका जो है आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 और आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ये पीडीएफ बहुत जगह देखने पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे करके रूल है जिसमें इसके बारे में जानकारी मिली है। आपको सिर्फ सीधा जाकर के गूगल पर टाइप करना है सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 पीडीएफ, आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ना 9वें नंबर पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, 9वें नंबर पॉइंट पे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अनलेस अ कैविएट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 2 ऑफ ऑर्डर 15 has been lodged by the other party who appeared in the court below, petition for the grant of special leave shall be put up for a hearing ex parte, but the court, if it thinks fit, may direct issue of notice to the respondent and adjourn the hearing of the petition। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे पढ़िएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि दो बात होगी यहाँ पर। पहली बात क्या है कि अगर जो भी पक्ष वाला पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए 1767 अमीन में जो 1767 अभ्यर्थी वाले पक्ष हैं, इन्होंने अगर कैविएट फाइल किया है तो अलग रूल बनेगा, कैविएट फाइल नहीं किया है तो अलग रूल बनेगा। कैविएट का सिंपली मीनिंग यही होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर किसी प्रकार से ये शंका है कि सामने वाली पार्टी मेरे ऊपर कुछ केस कर सकती है, मुझे इस बात का डर है, मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोर्ट में कुछ भी आए उसके बारे में मुझे सावधान किया जाए, मुझे बताया जाए, मुझे नोटिस दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अगर मैं कैविएट फाइल कर देता हूं सुप्रीम कोर्ट में
ठीक है, ये कोर्ट में कर देता हूँ, तो बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे सुने कोई भी फैसला वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, पहली बात ये। लेकिन अगर मैं कैविएट नहीं डालता हूँ, ठीक है, तो शायद दूसरी पार्टी जो है उसको भी बिना मतलब कि जो मान लीजिए जो अपोजिशन वाली पार्टी होगी सिर्फ उसी को सुन के कुछ ना कुछ फैसला दिया जा सकता है ना। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर पॉइंट में लिखा है कि अनलेस अ कैविएट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 2 ऑफ ऑर्डर दिस हैज़ बीन लॉज्ड बाय द अदर पार्टी who appeared in the court below, petition for grant of special leave shall be put up for hearing ex parte। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फ्रेजल वर्ब पुटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को रेज करना। ठीक है, अनलेस का मतलब एक्शन से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। अनटिल टाइम से रिलेटेड होता है, अनलेस एक्शन से रिलेटेड होता है ये। ओके, अब आते हैं ये दो वर्ड। तीसरा वर्ड क्या है? हियरिंग एक्स पार्टी। एक्स पार्टी कब होता है? जैसे कि एक्स पार्टी ऑर्डर एक तरीके का ऑर्डर होता है जिसमें कि बिना दूसरे पार्टी को सुने हुए फैसला दे दिया जाता है। ठीक है ना, और ये कब होगा? अभी जस्ट मैंने तो आपको बताया कि अगर आपने कैविएट फाइल नहीं किया है ना, तो ऐसा संभव है कि कोई सिंगल पार्टी जाएगी, वहाँ अपने फैक्ट्स को प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर कुछ ना कुछ स्टे लेकर के आ जाएगी। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है कि जब तक कि कैविएट का एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि कैविएट का एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक जो भी स्पेशल लीव का है वो रेज किया जा सकता है हियरिंग और एक्स पार्टी, मतलब उसके ऊपर कोई ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है ना, ये ऐसा रूल कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास, बट द कोर्ट मे डायरेक्ट इशू ऑफ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट एंड एडजर्न द हियरिंग ऑफ द पिटीशन। लेकिन फिर भी अगर उसने क्या कहते हैं अदर पार्टी ने कैविएट नहीं फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, बिना उनके पूछे हम फैसला देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, कुछ फैक्ट्स में कुछ और ज़्यादा हमको क्लैरिटी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजेगा कैविएट फाइल नहीं करने के बावजूद भी, और हियरिंग को क्या कर देगा? एडजर्न कर देगा, नेक्स्ट पे डाल देगा उसको। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी में अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें, वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड, नोटिस फॉर द हियरिंग ऑफ पिटीशन शैल बी गिवन टू द कैविएटर, बट माफ करिएगा, बट अ कैविएटर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कॉस्ट ऑफ द पिटीशंस अनलेस द कोर्ट अदरवाइज ऑर्डर। यानी कि अगर कैविएट को लॉज किया गया है तो कैविएटर को उसके बारे में, हियरिंग ऑफ द पिटीशन के बारे में बताना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गई आपको, कैविएट फाइल कौन नहीं करने पर क्या हो सकता है और कैविएट फाइल करने पर क्या हो सकता है, ये दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी है। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1767 में इनका कैविएट फाइल कर दिया जा चुका है, और उसी के आधार पर ये जो रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था उसकी जानकारी मिली थी। ठीक है, ये हो गया 9th नंबर का पॉइंट। अब आप देख लीजिए, आइए अब आ जाते हैं 14th नंबर पॉइंट पे, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप चाहें तो ये और भी पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस यहीं तक है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्पेशल लीव, आप देख सकते हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिविल वाला, यहाँ से शुरू होता है स्पेशल लीव पिटिशन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या लॉज है, आइए अब देख लेते हैं 14वें नंबर पॉइंट को। हम लोग ध्यान से सुनिएगा। Respondent to whom a notice in a special leave petition is issued, ठीक है, respondent to whom a notice in a special leave petition is issued or had filed a caveat shall be entitled to oppose the grant of leave interim order without filling any written objection। यही पहला लाइन ही सब चीज़ बता देता है कि जो भी रिस्पोंडेंट होने वाला है, यानी कि जैसा कि इस केस में जो हम देखते हैं द स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है क्या रिस्पोंडेंट, और जो कैविएट फाइल किया गया है वो क्या बोलते हैं रवि सिंह के द्वारा आपका कैविएट ही बनाया गया है द स्टेट ऑफ बिहार को। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जो आपके पास एक स्टेटस भी आया होगा, मैं भी दिखा दूंगा आपको केस का, जहाँ पर कि फौजिया शकील करके कोई एडवोकेट हैं जिनका कि कैविएट वाला उनको उसमें लिखा हुआ है। हम देख लेंगे उस चीज़ को लास्ट में, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट को समझना। रिस्पोंडेंट टू हुम अ नोटिस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नोटिस कब आएगा, जबकि SLP आपका एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं आगे। Respondent to whom a notice in special leave petition is issued or who had filed a caveat shall be entitled to oppose the grant of leave and interim order। अब grant of leave क्या है? ये leave वही लिखा गया है, special leave petition को ही लिखा गया है leave, और interim order जैसा कि मैंने पहले के ऑर्डर में भी बताया था कि एक interim order, एक टेम्पररी एक ऑर्डर लिया जाता है ताकि कुछ रिलीव, जैसे कि स्टे का हो गया टेम्परेरी, ऑपोजिशन की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी तरफ से इंटरिम रिलीफ क्या होगा कि इस वाले वैकेंसी
वैकेंसी पर स्टे ऑर्डर लग जाए और फाइनल जो मेन प्रेयर क्या हो जाएगा कि इस पूरे वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा। अपोजिशन वाले का है, मेरा पॉइंट नहीं समझिएगा, ठीक है। तो जो रिस्पोंडेंट है अगर उसने कैविएट फाइल किया है तो वो एंटाइटल टू अपोज द ग्रांट ऑफ लीव एंड इंटरिम ऑर्डर, इसको अपोज करने का उसको अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो इंटरिम ऑर्डर कब आएगा? इंटरिम ऑर्डर आएगा जब एसएलपी एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका हियरिंग होगा वहां पर अपोज करने का। लेकिन ग्रांट ऑफ लीव का क्या मतलब है? यानी कि एसएलपी एक्सेप्ट होना या डिसमिस होना, ये जो ग्रांट ऑफ जो मतलब लीव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कौन कर सकता है? अगर आपने कैविएट फाइल यानी कि रिस्पोंडेंट ने कैविएट फाइल किया है तब इसके ऊपर जाके क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहां से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब एडमिशन की हियरिंग होगी तो वहां पे जो रिस्पोंडेंट का टीम होगा वो उसको अपोज कर सकता है कि इस एसएलपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, और नहीं किया जाए तो किन किन ग्राउंड्स पर नहीं किया जाए। ये चीज़ आगे लिखा हुआ है, आगे के पॉइंट्स में यही लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल, कि अभी मैं पढ़ करके भी दिखा देता हूँ आपको कि but shall to do so only setting out the ground in opposition to the question of law or ground set out in the SLP, and may produce such pleadings and the documents filed before the court tribunal against whose order the SLP is filed, and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted, ठीक है ना, if already granted। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ये आपको बताना, रिस्पोंडेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट को कोई प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर क्या होगा, एडवोकेट होगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एडमिशन हियरिंग पे, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एडमिशन हियरिंग जब होने होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्टेजेस बता रखे हैं एसएलपी के, नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, कि जब भी एडमिशन हियरिंग होगी और चूंकि कैविएट फाइल किया गया है तो रिस्पोंडेंट के द्वारा वहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा और वो अपोज करेंगे। तो वो एक वही सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेम ग्राउंड, जो चीज़ अपोजिशन करेगा एसएलपी को एक्सेप्ट करवाने के लिए, वही सेम चीज़ इनको भी, रिस्पोंडेंट को भी करना पड़ेगा डिसमिस करवाने के लिए, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिफेंड करना पड़ेगा और ग्राउंड्स को भी डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि क्या क्या प्रोसेस है। तो ये चीज़ मैंने ढूंढ करके निकाला। 14 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैंने इसको पढ़ा तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ ठीक है, चलिए मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यही है वो स्टेटस जो अभी फिलहाल केस का है, रविशंकर सिन्हा द वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, डायरी नंबर दिस। इसी में जब आप नीचे आते हो ना, आपका यहाँ पे पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट दिख जाता है, पेटिशनर के एडवोकेट का नाम दिख जाता है और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट का नाम फौजिया शकील। यहाँ पर देखिए कैविएट, ये कैविएट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कैविएट फाइल कर दिया गया है, यानी कि जब भी अब एडमिशन हियरिंग होगी ना तो रिस्पोंडेंट के तरफ से कोई ना कोई वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ताकि उस एसएलपी को एक्सेप्ट या डिसमिस अगर एसएलपी एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसको अपोज करेगा और डिसमिस किया जा रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और भी डाउट रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा फंबल कर गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।